तो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद का जो नारा था वो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, जिस समय वो भारत को आजाद कराने में संघर्षशील थे। ठीक है, तो आज ही के दिन भारत सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पराक्रम दिवस का मतलब यह है कि हमें सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में समझाया जाए। लेकिन हमारे स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था इस तरीके से है कि वहां पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में उतना अच्छी तरीके से नहीं समझाया जाता। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि हम आप लोगों को उनके पराक्रम के बारे में, उनके जीवन से जुड़े हुए संघर्ष के बारे में जानकारी दे सके। ठीक है, तो उनका जो जन्म था वो 23 जनवरी यानी आज ही के दिन 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिताजी वकील थे। उनके पिताजी और उनकी जो माताजी थी वो उनको एक आईएएस अधिकारी के रूप में देखना चाहती थी। उस समय एक अच्छा अधिकारी पद पर उनको वो देखना चाहते थे। उस समय आईएएस को आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस, और उसकी जो परीक्षा थी वो भी इंग्लैंड में ही होती थी। तो जहां इंग्लैंड के लोग कई कई साल तक तैयारी करके उस पेपर को पास नहीं कर पाते थे, वहां पर उन्होंने 1920 में मात्र एक साल की तैयारी में आईएएस की जो परीक्षा थी, आईसीएस की जो परीक्षा थी, उसमें 4th रैंक लाकर अपने आप को साबित किया कि हाँ वो एक आईएएस अधिकारी बनने के लायक हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होनहार थे, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कहा कि माता पिता से कहा कि मैंने सिर्फ आपकी बात रखने के लिए इस परीक्षा को दिया था और मैंने पास कर दिया इसको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारा बेटा किसी काम के लायक नहीं है। लेकिन मुझे अंग्रेजों की गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंग्रेजों की जो BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय रूल कर रही थी भारत में, उनकी गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उनके अंडर में रहकर सर्विस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर 1930 में उन्होंने राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला। उसके बाद वो संघर्ष करते रहे और 1932 में उन्हें जेल भेजा गया संघर्ष करते करते। 1933 में उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें इलाज के लिए यूरोप जाना पड़ा और 1936 में वो वहां से भारत वापस आए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि वो 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, लेकिन महात्मा गांधी जी और दूसरे लोगों के चलते उनको उनके पद से हटा दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी कहते थे कि तुम्हारा रास्ता जो है वो अलग है, हमारा रास्ता अलग है। वो चाहते थे कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को स्वतंत्रता दिलाएं, और सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और उनकी भाषा में अंग्रेजों को समझाया जाए। और ये समय था जब 1939 में पूरी दुनिया जो था, पूरा विश्व जो था, दो हिस्सों में बटा हुआ था और विश्व युद्ध का समय था। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और इंग्लैंड को जापान और जर्मनी जैसे ताकतवर देशों के साथ उस समय लड़ना पड़ रहा था। तो उसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी खासकर कांग्रेस से अनुरोध किया, क्योंकि उस समय कांग्रेस जो थी वो गांधी जी के अनुरूप ही चल रही थी, कार्य कर रही थी, या गांधी जी मतलब कांग्रेस उस समय की। तो उन्होंने कहा गांधी जी को कि यही सही समय है कि जिस समय हमारा दुश्मन परेशान है उस समय हमें आसानी होगी कि उसे देश से भगा दिया जाए। परंतु गांधी जी इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। वो कह रहे थे कि अगर अपना दुश्मन बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है तो उस समय उस पर हमला करना सही नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को यह बात पसंद नहीं आई और वो शांत बैठने वाले नहीं थे, वो संघर्ष करते रहे। 1940 में एक आंदोलन के दौरान उनको जेल भेज दिया गया और जेल में रहकर उन्हें कुछ परिस्थितियां अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तो अंग्रेजों को लगा कि एक मरा हुआ सुभाष जिंदा सुभाष से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए उन्होंने उनको सुभाष चंद्र बोस जी को रिहा कर दिया जेल से। और रिहा करने के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, घर पर ही पुलिस वाले रखकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने आधी रात के समय मौका पाकर भेष बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से वहां से फरार हो गए आधी रात को और अगली सुबह वे पेशावर के लिए निकल गए। ठीक है,
और पेशावर देखो, क्योंकि उनके लिए वो कलकत्ता से चले थे, है ना, कलकत्ता से चले थे और कलकत्ता से पेशावर पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान मैप मैंने पहले से बना लिया ताकि आप लोगों को समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पेशावर पड़ता है और उस समय बाउंड्री तो कुछ नहीं थी, क्योंकि पूरा भारत हमारा ही था, कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तो पेशावर से फिर उन्हें जाना था काबुल, लेकिन काबुल जाने के लिए उन्होंने एक गूंगे बहरे पठान का रूप धारण किया। और गूंगा बहरा इसलिए क्योंकि उन्हें वहां की भाषा, क्योंकि ये सारा एरिया किसका था, अंग्रेजी सेना यहाँ पे तैनात थी, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने गूंगे बहरे पठान का एक रूप धारण किया ताकि उन्हें लैंग्वेज बोलने में कोई परेशानी ना हो। और उनके साथी ने बताया कि भाई ये गूंगा और बहरा है, तो इसलिए उन्हें काबुल तक पहुंच गए, वो सही तरह काबुल तक पहुंच गए। और यहाँ कलकत्ता से काबुल तक पहुंचने में उन्हें लगभग 15 दिन की यात्रा करनी पड़ी। और ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी, बस थोड़ा समय है इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया। ये यात्रा बहुत ज्यादा कष्टदायक थी, ठीक है। और इनके पिताजी से आईएएस की परीक्षा पास करने के बदले में जो एक सोने की घड़ी मिली थी, वो भी इन्हें यहाँ पर देनी पड़ गई थी अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इटली का एक पासपोर्ट तैयार कराया और इटालियन पासपोर्ट के थ्रू ये सीधे कहां पहुंचे, मॉस्को। मॉस्को कहां पे है, उस समय सोवियत संघ होता था। जितने भी हमारे देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये सारे देश मिलाकर, इधर यूरोप के ऊपर के, है ना, कुछ देश मिलाकर, एशिया के देश मिलाकर सोवियत संघ बोला जाता था, जो कि रूस के नाम से रूस था और रूस के अंडर में सब आते थे, उसे सोवियत संघ बोलते थे। तो वो पहुंचे मॉस्को और मॉस्को से वो पहुंचे जर्मनी। और जर्मनी में जाकर वो किससे मिले, हिटलर से, ठीक है। हिटलर को उन्होंने समझाया। और उस समय क्या हुआ था, हिटलर क्योंकि जर्मनी के थे और जर्मनी किससे युद्ध लड़ रहा था, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की जो सेना में भारतीय लोग शामिल थे, क्योंकि भारतीयों की जो सेना थी, जो ब्रिटेन की जो सेना थी, उसमें सारे भारतीय लोग थे। ज्यादातर लोग नेतृत्व करने वाले केवल ब्रिटिश होते थे। तो उनको जर्मनी ने बंदी बना रखा था, लगभग 5000 सैनिक वो थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को समझाने की कोशिश की कि हम किस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ जो है आपकी मदद कर सकते हैं इस लड़ाई में, और ये सैनिक हमें दे दीजिए, हम यहाँ की एक सेना बना लेते हैं। तो हिटलर ने खुलकर उनका साथ नहीं दिया, लेकिन हिटलर ने उनसे बोला कि मैं आपको मैं आप जापान चले जाएं। और जापान, क्योंकि और जापान और जर्मनी दोनों साथ थे इस युद्ध में, तो उन्होंने कहा कि आप जापान चले जाएं और आप वहां पर जाकर वहां के जो नेता थे, तो जो मतलब जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलिए और वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो उन्हें एक सबमरीन यानी एक पनडुब्बी के माध्यम से यहाँ से अफ्रीका से होते हुए इस तरीके से मेडागास्कर तक छोड़ा गया। मेडागास्कर अफ्रीका में के पास पड़ता है आइलैंड। और फिर क्या हुआ, फिर जापान की एक दूसरी पनडुब्बी यहाँ से उनको लेकर कहाँ, इस तरह से जापान तक पहुंचती है, ठीक है। और जापान पहुंचने के बाद वहां के जो प्रधानमंत्री तोजो थे, वो उनकी बात से सहमत हो गए जब उन्होंने उनको समझाया, ठीक है। तो उसी समय जापान ने क्या किया हुआ था, जो सिंगापुर था, सिंगापुर पे भी किसका उपनिवेश था, ये भी अंग्रेजों का ही उपनिवेश था। तो यहाँ से अंग्रेजी सेना को भगाकर इन्होंने अपने इसको कंट्रोल में ले लिया था। और लगभग 40,000 जो भारतीय सैनिक थे वो यहाँ पर भी इनकी कैद में थे, जापान के। तो फिर ये वहां से कहाँ पहुंचते हैं, सिंगापुर। और सिंगापुर में यहाँ पर एक नई सेना इनको मिलती है, एक नई आर्मी मिलती है जिसका नाम था INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिसको हालांकि कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था और बाद में रास बिहारी बोस उसका नेतृत्व कर रहे थे। और फाइनली जो उसका नेतृत्व मिला वो किसके हाथ में आ गया, नेताजी के। और नेताजी ने इस एरिया में जितने भी छोटे छोटे आइलैंड थे और वहां पर रहने वाले जितने भी इंडियंस थे, उन सबको इकट्ठा करके एक सेना तैयार की, अच्छी खासी सेना। और फिर सबसे पहले इन्होंने जो अटैक किया वो किस पे किया, अंडमान निकोबार पे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर पूरा अधिकार था। तो यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को, अंग्रेजों को भगाने के बाद इन्होंने इसे पूरी तरह से अपने अंडर में ले लिया। और इससे पहले ये यहाँ पर सिंगापुर के जो एरिया था, यहाँ पर अपनी एक स्वतंत्र सरकार बना चुके थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस सरकार का केवल उद्देश्य इतना ही था कि हमें इंडिया में जो आकर किस तरीके से अंग्रेजों को भगाना है, ठीक है। उसी दौरान, लगभग इसी दौरान 1942 का समय था।
भारत में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया हुआ था। और इस समय दोनों की जो सोच थी, गांधी जी की अंदर से, भारत के अंदर से, और सुभाष चंद्र की बोस की भारत के बाहर से, दोनों की जो सोच थी कि अंग्रेजों को किस तरीके से यहाँ से फाइनली भगाया जाए। ठीक है, तो फिर इन्होंने अगली जो रणनीति तैयार की वो बर्मा के माध्यम से, ये बर्मा यानी म्यांमार है, म्यांमार बर्मा के माध्यम से इम्फाल और कोहिमा पर अटैक करने की प्लानिंग बनाई, जिसमें जापान पुरजोर इनका साथ था। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया। लगभग 1 लाख सैनिक आईएन ने और जापान के 1 लाख सैनिक ने जमीन पर रहते हुए घमासान युद्ध के बाद इम्फाल के यानी इसके मणिपुर के एक हिस्से पर भारतीय झंडा फहरा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, क्या कि समय से पहले बारिश शुरू हो गई और बरसात के कारण यहाँ पर कीचड़ में इनको लड़ना बिल्कुल मुश्किल हो गया। और उसी दौरान लगभग धीरे धीरे 1945 का समय आ चुका था। उसी दौरान जर्मनी से खबर आई कि हिटलर ने अपने आप को शूट कर लिया, आत्महत्या कर ली। और उसी समय अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला कर दिया है। तो जापान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका था। तो जापान की तरफ से हमें मदद मिलनी बंद हो गई थी। तो फाइनली इनको जापान की तरफ से अल्टीमेटम मिला कि आप अपनी सेना को लेकर वापस आ जाएं। ठीक है, और फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। तो इन्होंने देखा कि मेरे सैनिक यहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से अपनी सेना को वापस लिया। और फिर एक सेना को अलग, यहाँ वापस आने के बाद सेना को अलग जहाज में सुरक्षित जापान तक पहुंचाने की बात कही गई। और अपने आप ही अपने एक साथी के साथ अलग जहाज में जा रहे थे। ठीक है, इन्हें मंचूरियन जाना था, जो कि उस समय सोवियत के अंडर में ही आता था। और वहां से फिर चाहते थे कि मॉस्को पहुंचे और किसी तरह से फिर रूस से मदद ले, सोवियत संघ से मदद ले, यानी ये यहाँ पर भी रुकना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ही इनका जहाज जो था वो क्रैश हो गया और वहीं पर इनकी जो थी एक मृत्यु हो गई। और आज तक इनकी मृत्यु एक रहस्यमय बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बाद में भारत वापस आए थे और एक साधु के रूप में इन्होंने बाकी जीवन बिताया। तो एक महान क्रांतिकारी का यहाँ पर इस तरीके से अंत हो जाता है। तो जितना श्रेय, जितना उनको उनकी क्रांति के बारे में, उनके इस साहस के बारे में उनको मिलना चाहिए, उतना शायद नहीं मिल पाता। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उनके इस इतिहास को पढ़ें। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों, अब सभी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उनको सुभाष चंद्र बोस के इस पराक्रम के बारे में पता चले। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमें बोल सकते हैं। आगे भी अगर किसी महापुरुष का जन्मदिन इस तरीके से आता है तो उस पर हम वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने इन महान विभूतियों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने हृदय में हमेशा सजोकर रख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।